क्या ये बंद है? वो बंद कर दिया? कोई नहीं, अच्छी बात है। तुम क्या करवाना चाह रहे हो? तो मैं उसको डांटू? देख रहे हैं दोस्त, इस लेवल में खेल रहे हैं तेरे से। अब बात करेंगे हॉल हेराल्ड विधि। देखिए, जिसका चयन कोई नहीं कर पाता उसका चयन एल्यूमिनियम करते, लेकिन एल्यूमिनियम पर अगर ऑक्सीजन लगी हुई हो तो उसका चयन कौन करेगा? ये बहुत दिक्कत वाली बात। तो एल्यूमिनियम का अपचयन करने के लिए हमारे पास जो विधि है उसका नाम है हॉल हेराल्ड विधि। एल्यूमिनियम का अपचयन क्या होता है? कठिन होता है, उसका अपचयन इतनी आसानी से होता नहीं है। क्यों नहीं होता एल्यूमिना का अपचयन? Al2O3 का अपचयन, मतलब उससे ऑक्सीजन आसानी से क्यों नहीं हटता? इसलिए नहीं हटता क्योंकि उसका एक तो गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है। मतलब गलनांक इतना ज्यादा होता है कि वात्या भट्टी में जितना तापमान है उतना तो उसके गलने के प्रारंभ के लिए चाहिए। तो इसलिए गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होने के कारण जो है उसका अपचयन कठिन है। दूसरा, वो ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ताप और विद्युत का क्या है? कुचालक। तो पहली चीज तो एक तो गलनांक बहुत ज्यादा, और गलाऊंगा किससे? ताप से और विद्युत से, और दोनों वो ले नहीं रहा। तो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, तो इसका मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन हो गई। तो इसलिए नीम चढ़ा, करेला या नीम चढ़ा, करेले की बेल होती है, और करेला वैसे भी कड़वा होता है, और ऐसा करेला जो नीम के पास में उगा हो और नीम पे चढ़ा हुआ हो तो उसके खारापन और ज्यादा होता है। इसलिए कहावत है करेला और नीम चढ़ा। समझ गए बात? तो ये कहावतें करेला और सुनी हुई तो किसका वीडियो देखा? हर चीज में वीडियो देखा। ये कौन आदतें बिगाड़ रहा है तुम्हारे? वीडियो दिखा दो, वीडियो दिखा, आ जाओ। तो अगला है आपके पास में एल्यूमिना का विद्युत द्वारा अपघटन। इसका नाम है हेल हेराल्ड विधि। कभी कभी इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रायोलाइट। इंपॉर्टेंट बात है कि एल्यूमिना का अपचयन कठिन क्यों होता है? क्यों कठिन है? क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक बहुत उच्च होता है और एल्यूमिना ताप और विद्युत का कुचालक होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर ये इसका कुचालक है ताप और विद्युत का और गलनांक बहुत ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए किसको मिलाया जाएगा? तो समाधान क्या है हमारे पास में? एल्यूमिना को ताप व विद्युत का चालक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पान मिलाया जाता है। इससे इसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आ जाइए आपके नोट्स पे चलते हैं। तो यहां से एल्यूमिना का गलन ताप कितना होता है? 2050 सेंटीग्रेड होता है। एल्यूमिना का क्वथनांक से कितना अधिक होता है? एल्यूमिनियम का क्वथनांक इतना है, और उससे ज्यादा किसका है? एल्यूमिना। एल्यूमिना जानते हो कौन है? Al2O3। इस गलनांक को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है?
शुद्ध Al2O3 में क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पान मिलाया जाता है, जिससे इस मिश्रण का गलनांक क्या हो जाए, कम हो जाए। गलनांक क्या हो जाए, गलनांक कम हो जाए। ये किसने पूछा है? CUET 2022, 2023, 2024। पिछले 3 साल से CUT वाले इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि गलनांक कम करने के लिए क्या मिला रहे हो, क्रायोलाइट या फ्लोरोस्पान मिलाया जाता है, जिससे इसका गलनांक कम हो जाता है और इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसमें चालकता आ जाती है। अब सीओटी ने इस बार एक बहुत ही ब्लंडर किया, उसने दोनों ऑप्शन दे दिए, गलनांक कम हो जाता भी लिख दिया और चालकता बढ़ जाती है ये भी लिख दिया। अब दोनों सही थे, तो फिर ज्यादा सही कौन सा है? जो पहले आएगा वो ज्यादा सही है। तो गलनांक कम पहले था, तो गलनांक कम वाला आंसर पहले सही हुआ। तो सीयूटी को वैसे उसको बोनस कर देना चाहिए था, लेकिन सीयूटी ने आंसर कौन सा माना, गलनांक कम हो जाता है, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गलित धात्री मैट्रिक्स का विद्युत अपघटन किया जाता है। कार्बन की परत युक्त स्टील पात्र में कैथोड का कार्य करता है। ग्रेफाइट किसका उपयोग करता है, किस तरीके से काम आता है, एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। क्या क्या अभिक्रियाएं होगी, संपूर्ण अभिक्रिया। Al2O3 कार्बन के साथ क्रिया कराओगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम और CO2 में। इस प्रक्रम को क्या नाम दिया जाता है, हॉल हेराल्ड विधि प्रक्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है। गलित द्रव का विद्युत अपघटन एक विद्युत अपघटीय सेल में किया जाता है। इस विद्युत अपघटीय सेल में क्या क्या चीजें होती है, कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एनोड के कार्बन से क्रिया कर क्या बना लेती है, CO और CO2 बना लेती है। इस प्रक्रम में एल्यूमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए कितना कार्बन लगता है, 0.5 किलोग्राम कार्बन लगता है। तो क्या क्या अभिक्रिया हो रही है, जल्दी से देखें। यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Al+3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एनोड पर क्या हो रहा है, जो कार्बन है, ऑक्सीजन जो आ रही है वो O-2 के रूप में आ रही है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CO में। या फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में। अगर CO कन्वर्ट होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2। और CO2 में कन्वर्ट होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। कोई दिक्कत इसके अंदर, आ जाइए। सर समझ में एक चीज नहीं आई, जो आपने अभी बताया उसमें समझ में एक भी चीज नहीं आई, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर कौन सी विधि कर रहे हो, Al2O3 का विद्युत द्वारा अपचयन, विद्युत द्वारा अपचयन, द्वारा अपचयन। अच्छा, इस अपचयन का क्या नाम है बेटा, हॉल हेराल्ड विधि। Al2O3 का अपचयन कठिन है, क्यों, 2 कारण हैं इसके। एक, गलनांक उच्च, कितना होता है वो याद करने की जरूरत नहीं है, उच्च। दूसरा, ताप व विद्युत का कुचालक, इस कारण कठिन है। समाधान क्या, Al2O3 में क्रायोलाइट, क्या सूत्र होता है क्रायोलाइट का,
Na3Al-F6 वह और क्या मिलाया जाता है? फ्लोरोस्पार। स्पार मिलाया जा रहा है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ये क्या करेंगे? ये गलनांक को क्या करते हैं? गलनांक को कम करते हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? इसे किसे Al2O3 को ताप व विद्युत का क्या बनाते हैं? चालक बनाते हैं। ताप और विद्युत का चालक बनाते हैं, मतलब चालकता क्या करते हैं? चालकता बढ़ाते हैं। किसने पूछा ये? CUET 22-23 24 और जेट 2024। पहले इसको नोट कर लो, फिर अभिक्रिया और क्या हो रही है उसके बारे में बात करें। वैसे है लोराइड विधि जो एनसीईआरटी में दी है वो आपको मैंने नोट्स में दे दी। लैंग्वेज वही आएगी, पहले ये पढ़ना फिर उसको समझना।
आवाज आ रही है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपके CH1 में 10 क्वेश्चन, 10 अवस्था, 10 क्वेश्चन किसके हैं? 10 अवस्था, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके जो है वो 5 क्वेश्चन जो आपके हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, और 5 क्वेश्चन जो है परमाणु संरचना के हैं, 16 17 18 19 और 20, ठीक है। और सारे के सारे आप CH1 वाले धड़ल्ले से कर सकते हो, इसलिए कोई भी अभी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। मोल तो है, मोल के कितने क्वेश्चन है? मोल का 1 2 क्वेश्चन मोल के, एक सार्थक अंक का है और बाकी मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और रस समीकरण में थे। सर हमारे CH2 वाले को बताओ, सिर्फ 5 क्वेश्चन तुम्हारे वो है नहीं, क्वांटम संख्या के क्वेश्चन है तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन है क्वांटम संख्या। हाँ CH2 लिखा भी करने दे, लिखा था, पेपर आउट करवा रहे हो मुझसे, नालायक को। तुम्हारे ये बात कर रहा हूं मैं, हाँ 10 क्वेश्चन CH2 में ठोस अवस्था के, सुन लो। प्रॉब्लम वही आ रही है, अगली क्लास में परमाणु संरचना वाली नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वही खाने का चक्कर, तुम्हारा खाना इधर नहीं बना, ठीक है। अब सुन लो, CH2 के अंदर 10 क्वेश्चन ठोस अवस्था के और 10 ही परमाणु संरचना, क्वांटम संख्या के बाद, क्वांटम और क्वांटम संख्या के बाद वाले, बस खत्म। हाँ 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल, एकदम देखते ही तुमको लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन। आ जाओ, आप फटाफट इस लेसन को खत्म करते हैं ताकि आप घर जाके पढ़ो। अग्रिय गैस, कोई अग्रिय गैस को जानता है? अग्रिय गैस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? सुन लो, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो, बातों में लगे रहोगे तो क्या पता आपका नुकसान हो जाए। अग्रिय गैस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? अग्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अग्रिय गैस में अयुग्मित होते ही नहीं, समझ गए बात को? चलो आ जाओ, अब क्या है देखिए, हेल-लोराल्ड विधि। हेल-लोराल्ड विधि में इस तरीके का एक कंटेनर होता है, बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बीच में यही छोड़ के चला जाऊंगा और लेसन कह दूंगा पूरा हो गया, और ये कहूंगा कि बातें कर रहे थे इसलिए, फिर मेरे पूरा करने के बाद कोई पूरा नहीं करेगा, ये समझ लो। आ जाओ इधर, शांत हो गए? अब आ जाओ, ऐसे डराना जरूरी, डरते नहीं हो, आ जाओ। आप तसल्ली से पढ़ रहे हैं, बनिए। ये हो गया है, ये है एनोड। एनोड किसका बना है? कार्बन का। कार्बन मतलब ग्रेफाइट, कभी भी कार्बन का कोई चीज है मतलब ग्रेफाइट। ये कौन है बेटा? कैथोड। कैथोड, और ये भी किसका बना होता है? कार्बन का। समझ लो इसको, कार्बन का। किसका बना है? कार्बन, दोनों कार्बन। अब इसमें हमने क्या डाला है? इसमें हमने डाला है एक तो Al2 और 3। जेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि हेल-लोराल्ड विधि में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लिया जाता है? एक तो Al2 और 3, और इसमें और क्या मिलाया? Na3Al F6।
और कभी कभी क्या मिला देते हैं CF2। CF2 नहीं मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो रहेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि हेलोराड विधि में विद्युत अपघट्य कौन सा है? विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो विद्युत अपघट्य कौन है? Al2O3 प्लस Na3Al(F6) और साथ में कौन है? फ्लोरोस्पार CF2। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपकी जो मुख्य अभिक्रिया थी, मुख्य अभिक्रिया कौन सी हो रही थी? ये यहां से कि Al2O3 कार्बन से क्रिया करेगा और क्या बना देगा? एल्यूमिनियम और CO2। ये अभिक्रिया कैसे हो रही है सर? ये तो कार्बन द्वारा अपचयन होंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभिक्रिया क्या हो रही है? Al2O3 प्लस कार्बन, इससे क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम, और साथ में क्या निकल गई है? CO2। कोई दिक्कत? बैलेंस में इसको कर नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं। तो ये तो सर एक तरीके से कार्बन द्वारा अपचयन हो गया, और आप तो कह रहे हो विद्युत द्वारा अपचयन है। अब देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड पर कैथोड पर क्या हो रहा है? यहां से एल्यूमिना टूटेगा, तो एल्यूमिना टूटेगा Al2O3, इससे क्या मिलेगा आपको? एक तो एल्यूमिनियम +3 मिलेगा और एक ऑक्साइड 2-, मतलब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के आयन Al+3 और O2-। अब क्या होने वाला है? कैथोड पर एल्यूमिनियम +3 आता है और 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और किसमें बदल जाता है? एल्यूमिनियम। धातु सदैव कहां मिलती है? धातु सदैव कैथोड पर मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। धातु सदैव किस पर मिलती है? कैथोड पर। तो एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन लिए और किसमें बदल गया? एल्यूमिनियम में बदल गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये भूत है जिसको आपने एल्यूमिनियम से दूर कर दिया है। अब ये जाएगा एनोड पर। किस पर जाएगा? एनोड पर। और एनोड किसका बना है? एनोड बना है कार्बन का। तो वास्तव में ये क्रिया किससे कर लेता है? एनोड से ही क्रिया कर लेता है। जब ये ऑक्सीजन ऊपर जाने लगती है तो ये किससे क्रिया कर लेती है? एनोड से क्रिया करके इस एनोड को खराब कर देती है। तो ये कार्बन है, और अगर O-2 ये अपने से क्या बना लेगा? CO, और कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 2। अगर कार्बन है और 2 O-2 आ गए, मतलब ऑक्साइड, तो क्या बना देगा? CO2, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ठीक है, आ जाओ। कार्बन कौन सा था? एनोड का। ऑक्सीजन कहां से निकली? Al2O3 से। किस फॉर्म में निकली? ऑक्साइड के फॉर्म में। जब ये ऊपर जाने लगेगी तो किससे क्रिया कर लेगी? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी दो बार निकाल दिए और क्या बना दिया? CO। यहां से कितने? 2 ऑक्साइड, तो क्या बना दिया? CO2। और कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 4। तो ये CO2 इस एनोड को क्या कर देगा? खराब कर देगा। मतलब जो ऑक्सीजन जा रही है वो इससे क्रिया कर लेगी, और यहां से क्या निकल जाएगा? CO2 व कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे ये एनोड खत्म होने लगेगा। इसका मतलब अगर आपको 1 किलो एल्यूमिनियम बनाना है तो एनोड कितना लगेगा? आधा किलो लगेगा। लाइन लिखी हुई है, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले कि 1 किलो एल्यूमिनियम के निर्माण में एनोड कितना खराब होता है? आधा किलो। तो यहां से आप लिख सकते हो कि 1 kg एल्यूमिनियम के निर्माण में 0.5 kg एनोड, मतलब कार्बन लगता है। ठीक है,
कैथोड पर अभिक्रिया ये होगी, एनोड पर अभिक्रिया ये होगी। कैथोड एनोड की अभिक्रिया और कब पूछी गई है? CUET 2022 में पूछी गई है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को सीरियसली लेना है। तो आ जाइए, सेल्फी बना लें। इसकी पीछे वाला तो लिख लिया था आपने, ये इसको बना। एनोड किसका बना है हेलोराल्ड विधि में? कार्बन का। कैथोड किसका बना है? कार्बन। धातु कहां प्राप्त होगी? कैथोड पे या एनोड पे? 1 किलो एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितना कार्बन लगेगा? आधा। हेल्होराल्ड विधि में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? Al2O3, Na3, Al(F)6 और फ्लोरोस्पार। एक बार फिर से समझाओ, ये हेल्होराल्ड विधि है। हेल्होराल्ड विधि में एक विद्युत अपघट्य सेल लेते हैं, मतलब विद्युत धारा से अपचयन कर रहे हैं। अपचयन का मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, लेकिन ये इतने आसानी से निकलता नहीं। इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? क्रायोलाइड और फ्लोरोस्पार, जो इसके गलनांक को कम करते हैं, इसे विद्युत का चालक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको तोड़ देंगे किसमें? L+3 में और O-2 में। एनोड किसका बना रहता है? कार्बन का। कैथोड भी किसका बना रहेगा? कार्बन का। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये एल्यूमिनियम किधर जा रहा है? एल्यूमिनियम जा रहा है कैथोड की तरफ, क्योंकि L+ है और कैथोड माइनस होता है, तो इसने बना दिया एल्यूमिनियम सॉलिड। और ऑक्सीजन माइनस है तो किधर जाएगा? एनोड की तरफ। लेकिन ऑक्साइड जो होता है वो कार्बन से क्रिया करके CO और क्या बना लेता है? CO2। तो इसलिए आप पूरी अभिक्रिया को अगर एक साथ लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे कि भैया एल्यूमिना है और कार्बन कहां से आया? ये कार्बन कहां से आ रहा है? एनोड से। ये एनोड का कार्बन है। तो एक तरीके से विद्युत द्वारा अपचयन हो रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? कार्बन। और कार्बन किसमें बदल जाएगा? CO2 में, और आपको क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम। और विद्युत अपघट्य क्या ले रहे हो? एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। बना लिया? आफ्टर लंच क्लास होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्या? नोट कर लिया? सर क्वेश्चन बता दो टेस्ट के। तीसरे कोश में कक्षकों की संख्या बताइए। तीसरे कोश में कक्षकों की संख्या बताइए।
कोश में कैसे कक्षकों की संख्या बताते हैं? n स्क्वायर। और कोश कौन सा है? तीसरा, तो 3 का स्क्वायर। कितने कक्षक हो गए? 9। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन ये दिया है। अब कोश कौन सा दिया है ये बताने दिया, ऐसा ही। दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, पांचवा दे दिया, सातवां दे दिया, कौन सा दिया है ये बताना। कोश दिया है। कोश में क्या पूछे हैं? कक्षक और इलेक्ट्रॉन, तो पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन बता दिया तुमको मैंने। निम्न में से कौन सम इलेक्ट्रॉनीय है? तो बस निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन समान तो तुम निकाल ही लोगे। 3 क्वेश्चन आ गए। निम्न में से कौन सा समुच्चय संभव नहीं है? संभव नहीं है। समुच्चय मतलब बताया था, n, l और m के मान बताए थे, तुमको बढ़ा रखे हैं। दिगंशीय क्वांटम संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? कक्ष से, कोश से, उपकोश से, उपकोश के कक्षीय कोणीय संवेग से। ऐसा ऐसा है। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके, खत्म। हो गए, चले आगे। अब आपको मिल गई है धातु। अब करेंगे शुद्धिकरण। सबसे ज्यादा विधियां जो पूछी जाती है वो है शुद्धिकरण की विधि, और सबसे आसान भी है शुद्धिकरण की विधि। तो आ जाइए, तुरंत चलते हैं शुद्धिकरण की विधियों पर। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो चलते हैं शुद्धिकरण की विधियां। शुद्ध करेंगे। अभी तक जो हमें धातु मिली है वो कौन सी मिली है? अशुद्ध। अब करेंगे शुद्ध, तो विधियां कौन सी हो जाएगी? शुद्धिकरण की विधियां। कौन सी विधियां? शुद्धिकरण की विधियां। तो चलते हैं शुद्धिकरण की विधियों। हो गया? लिख लिया? चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे? अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु, मतलब कौन सी विधियां आएंगी? शुद्धिकरण की विधियां। कौन सी विधियां? शुद्धिकरण की विधियां। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं शुद्धिकरण की विधियां। ये देख लिया आपने। अब आ जाइए शुद्धिकरण की विधियां। उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है कि कभी कभी जो निम्न कोटि के अयस्क होते हैं, रद्दी धातु से कॉपर प्राप्त करना हो, ऐसी धातु जो घर से स्क्रैप निकला है, घर का कबाड़ निकला है, उससे अगर धातु प्राप्त करनी हो तो 2 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। एक किसके द्वारा? अम्ल के द्वारा। और एक किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जीवाणु। अम्ल भी क्या देते हैं? हाइड्रोजन। और जीवाणु भी क्या देते हैं? हाइड्रोजन। ये Cu+2 है, इसका अपचयन करके किस में बदल देंगे? Cu में बदल देंगे। तो निम्न कोटि के अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु क्रम द्वारा किया जाता है। इसमें अम्ल और जीवाणुओं का उपयोग किसमें किया जाता है? निक्षालित करते हैं। निक्षालित मतलब H2 निकालते हैं। H2 निकाल के कॉपर+2 हाइड्रोजन से क्रिया करके किस में बदल जाएगा? कॉपर में बदल जाएगा। यह अभी तक आज दिन तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, पूछे जाने की संभावना भी कम है। लेकिन क्योंकि ये लाइन किसकी है? NCERT की, तो मैंने आपको ऐसे ही दे दी है, सीधा का सीधा। अब आ जाइए, सीधे चलते हैं शुद्धिकरण की विधियां। शुद्धिकरण, धातु का शोधन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं? ये एनसीईआरटी की विधि है। आसवन, मंडल परिष्करण, द्रव गलन, वाष्प अवस्था परिशोधन, विद्युत अपघटन और क्रोमेटोग्राफी विधि। यहां से 2 ही विधियों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग और च से।
ठीक है, मंडल परिशोधन और वाष्प अवस्था परिशोधन, ये दो विधियां ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुद्धिकरण की विधियां किस किस में पूछी गई है? CUET 2021, 22 और 23 में पूछी गई है। 24 में शुद्धिकरण की विधियां नहीं आई, इसका मतलब 25 में आपके लिए फ्यूचर ब्राइट है और यहां से आपको जो है शुद्धिकरण की विधियां मिलेगी। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि दोनों एग्जाम जेट और CUT या आपका स्टेट लेवल का एग्जाम और CUT दोनों की बराबर तैयारी करनी है। कुछ केसेस अभी मेरे सामने आ रहे हैं कि कई बच्चे बहुत पढ़ाई की उन्होंने और बहुत पढ़ाई की और बहुत पढ़ाई की और GBTU चले गए, IRI चले गए, HAU चले गए और BHU चले गए और वो वहां से चले गए। हमने उनको HAU के लायक बना दिया, GBTU के लायक बना दिया, वो उन्होंने खुद भी मेहनत की, इसमें हमारा रोल से ज्यादा उनका खुद का रोल है। लेकिन जब वो वहां गए, जैसे HAU में कुछ बच्चे गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने देखा कि एक तो धड़ल्ले से अंग्रेजी बोली जा रही है, अंग्रेजी लिखी जा रही है, दूसरा वहां के लोग जो है उनका एटीट्यूड ही अलग है। जैसे आपने धोनी मूवी देखी हो, धोनी मूवी में धोनी कहता है कि हम मैच कहाँ आ रहे, मैदान के बाहर। जब युवराज सिंह जा रहा था तो उसका एटीट्यूड देख के हमारे खिलाड़ी जो है वो हार गए, मतलब एटीट्यूड से डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तुम्हारे जैसे ही है। लेकिन कई बच्चे वहां जाते हैं और वो देखते हैं कि यार ये तो जबरदस्त है, कई बच्चे तो मर्सिडीज से उतर रहे हैं, कई बच्चे जो है फराटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन वो सब केवल आपके बराबर नॉलेज नहीं है उनको। आप भी वहीं गए हो मेहनत करके, वो भी वहीं आए हैं। और कई लोग HAU में, जैसे हिसार में स्टेट का कोटा ज्यादा है, नेशनल कोटा कम है, तो वहां स्टेट के बच्चे जुलाई से पढ़ रहे हैं, उनका सेशन जुलाई से शुरू हो गया। अब आपका एडमिशन, अब आप गए और सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर, दिवाली से पहले सेमेस्टर के एग्जाम, अब वो तो पढ़ रहे हैं, अब ये आप गए क्लास में और इनको कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। अब इस चक्कर में क्या है, कई बच्चे जो है, या कोई तमिलनाडु पहुंच गया, उसके तो बिल्कुल इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही, या बेंगलुरु चला गया, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन नंबर 2, कई बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर छोड़ना चाहते हैं, उस समय ऑप्शन नंबर 2, तो उन बच्चों के पास RCA भी था या दूसरे, तो उन्होंने वापस से आके 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ के वापस राजस्थान आ गए और उन्होंने राजस्थान लिया। लेकिन ऐसा सबको नहीं करना, वो डर गए, मैं उनको कहता हूँ वो डर गए, जबकि डरना नहीं था। 1 महीने रहते सब सेट हो जाता, उनको लगने लग जाता अरे ये तो सब अपने जैसे ही, इनका क्या। लेकिन फिर वो सेट नहीं हुए तो ऑप्शन बी भी अपने पास, किसी को खाना सेट नहीं होता, किसी को माहौल सेट नहीं होता, तो दोनों ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। मेहनत करो बहुत अच्छे से। आ जाइए शुद्धिकरण की विधियां। सबसे पहली विधि कौन सी है? द्रवीकरण। द्रवीकरण कौन सी विधि है? द्रवीकरण। धातु के गलनांक में अंतर के सिद्धांत पर निर्भर गलनांक का अंतर है। अगर अशुद्धि का गलनांक कम है, यस सर, अभी टाइम लगेगा सर, 20 मिनट में छोड़ो, ठीक है। गलनांक में अंतर, तो अशुद्धि में गलनांक में अंतर होगा, तो अशुद्धि में गलनांक में अंतर के कारण जो है वो आप अशुद्धि अगर देर में गल रही है, धातु पहले गल जा रही है, तो आप इनको अलग कर सकते हो। कौन कौन सी धातु? कम गलनांक वाली धातु जैसे लेड और टिन। इंपॉर्टेंट कौन सी है? टिन। कौन सी इंपॉर्टेंट है? टिन। टिन पूछी जाती है। तो ये द्रवीकरण, लिक्वेशन, गलन आसवन द्वारा। जिन धातुओं का कम क्वथनांक होता है, अब क्वथनांक कम है तो किसके द्वारा? आसवन द्वारा। आपने उबाला, अशुद्धि तो नहीं उबली, लेकिन धातु उबल गई, उबल के वाष्प को अलग कर लेंगे और हम इसको क्या कर लेंगे? शुद्ध कर लेंगे। तो गलनांक के अंतर से कौन सी विधि है? द्रवीकरण। और क्वथनांक के अंतर से कौन सी विधि है? आसवन।
आसवन द्वारा शुद्धिकरण किन धातुओं का किया जाता है जिनका क्वथनांक कम होता है? कौन है वो? जिंक। और कौन है? मरकरी। और कौन है? एक और होती है कैडमियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों का किया जाता है। अच्छा, गलनांक द्वारा किसका किया जाता है? द्रवीकरण, पीबी और एसएन। कोई दिक्कत? खरपरण सीयूटी में नहीं है, ये केवल जेट के अंदर है, और जेट में बहुत पुराने टाइम में आती थी। खरपरण, खरपरण क्या होता है? तो भैया सिल्वर है, लेड है। लेड में किसकी अशुद्धि होती है? सिल्वर में लेड की अशुद्धि। सिल्वर में किसकी अशुद्धि है? लेड की। अब इसको हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे। ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो क्या है? चांदी तो शुद्ध अवस्था में बाहर आ जाएगी, और क्रियाशील लेड क्या बना देगा? ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। जैसे क्या अशुद्धि है? एजी में किसकी अशुद्धि है? लेड की। अब इस अशुद्धि में आपने क्या दे दिया? ऑक्सीजन। कौन ज्यादा क्रियाशील है? लेड। लेड ने क्या बना दिया? PbO2। ये ऑक्साइड बन के बाहर निकल गया, और साथ में क्या आ गया? Ag। Ag किस अवस्था में मिल गया आपको? शुद्ध अवस्था में मिल गया। तो ये शुद्धिकरण की विधि हो गई। कौन सी? खरपरण। खरपरण विधि किसके शुद्धिकरण की विधि है? सिल्वर शुद्धिकरण की विधि है। बहुत रेयर केस में आती है, पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। आ जाइए, सीधा आगे चलते हैं। दंड विडोलक, ये भी केवल जेट के अंदर है, सीयूटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और एमपीपेट, बीसीसी और यूपीटेटेड, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। ये केवल किसके लिए है? जेट के लिए। दंड विडोलक किसके लिए? जेट के लिए। क्या करते हैं कि ये केवल किसके लिए? कॉपर और लेड के शुद्धिकरण के लिए। कॉपर के शुद्धिकरण। धातु में स्वयं के ऑक्साइड की अशुद्धि हो, मतलब कॉपर में किसकी अशुद्धि हो? कॉपर के ऑक्साइड की अशुद्धि हो, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इस विधि के अंदर? कि एक हरी भरी लकड़ी, ग्रीन वुड को क्या कर दिया जाता है? इसमें मिला दिया जाता है, और इसको घुमाया जाता है इस अशुद्ध धातु में। क्या होगा? जो अशुद्धि होगी ऑक्सीजन की, वो हाइड्रोकार्बन, हरी लकड़ी में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, उससे क्रिया कर लेगी, तो जल और CO बाहर निकल जाएगा, और आपको शुद्ध मात्रा में क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। तो दंड विडोलक क्या होता है? कॉपर के शुद्धिकरण की विधि है, जिसके अंदर एक हरी लकड़ी को द्रवित अशुद्ध धातु के अंदर घुमाया जाता है। लकड़ी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। लकड़ी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन को ले लेता है और इसे शुद्ध कर देता है। कोई दिक्कत इसके अंदर? बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, आने की संभावना न के बराबर है, इसलिए केवल रीडिंग मारे और आगे बढ़ जाए। अगली विधि पार्क्स विधि। पार्क्स विधि किसके शुद्धिकरण की विधि है? ये लेड के शुद्धिकरण की विधि है। ये भी केवल किसके लिए है? जेट। इसका सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एजी में लेड की अशुद्धि हो तो कौन सी विधि? खरपरण। और लेड में एजी की अशुद्धि हो तो कौन सी विधि है? पार्क्स विधि। इसमें से एजी को बाहर निकाल देते हैं। विरजतीकरण, विसिल्वरीकरण कहा जाता है। डी सिल्वराइजेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। याद हो? बढ़िया। नहीं हो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये काम की विधि नहीं। अब आ जाइए, अब बात करते हैं जोनल परिशोधन, मंडल परिशोधन। मंडल परिशोधन, शोधन, और इसका नाम है क्षेत्र परिशोधन। क्षेत्र परिशोधन। आ जाइए, मंडल परिशोधन, क्षेत्र परिशोधन। क्या काम, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये CUET 2021, 22, 23 लगातार 3 साल से आ रही है। जोनल मंडल परिशोधन
जेट में भी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब इसको समझने के लिए हमें सेल्फी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेल्फी का। तो आ जाइए, क्या नाम है? जोनल क्षेत्र परिशोधन, मंडल परिशोधन के शुद्धिकरण की विधि है। अर्धचालकों के शुद्धिकरण की विधि है। कौन कौन से अर्धचालक जानते हो? अर्धचालक ठोस अवस्था आपने पढ़ी है? ठोस अवस्था पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, बोरोन, इन सब अर्धचालकों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि है? जोनल परिशोधन, क्षेत्र परिशोधन, मंडल परिशोधन। कोई दिक्कत? आ जाइए, क्या सिद्धांत है? अशुद्धि धातु की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ज्यादा विलय होती है। तो अशुद्धि ठोस की अपेक्षा किसमें ज्यादा विलय है? द्रव अवस्था में ज्यादा विलय। द्रव धातु ज्यादा अशुद्ध। इस विधि से शुद्धतम धातु प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है देखें। ये मैंने शुद्ध धातु का एक ग्लास, अशुद्ध धातु का एक रोड बना दी और रोड पे क्या उच्च तापमान वाली रिंग या हीटर इस पे चला रहा। अब अशुद्धि किसमें ज्यादा विलय है? अशुद्धि किसमें ज्यादा विलय है? द्रव में। और जहां ये रिंग रहेगी वहां कौन रहेगा? द्रव। और वहां कौन रहेगी? अशुद्धि। तो सिंपल आ जाएगी। मैंने ये छल्ला लिया, यहां रखा, चलाना शुरू किया। पहले ठोस की क्या हो जाएगी? द्रव। इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण होना, विक्रिस्टलीकरण होना, मतलब क्रिस्टल से ये द्रव में परिवर्तित हो गया। अब ये आगे की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है छल्ला। तो अशुद्धि भी इसके साथ जाने लगी। अब छल्ला आगे चला गया तो ये द्रव से वापस क्या हो जाएगा? ठोस। अशुद्धि कहां चली गई? आगे क्या हो गया है? शुद्ध। जहां छल्ला है वहां क्या है? द्रव है। और आगे जो धातु आने वाली है ठोस धातु, वो कैसी है? अशुद्ध। अब मैं क्या करूंगा? एक बार छल्ला घुमाऊंगा, दो बार घुमाऊंगा, लाखों बार घुमाऊंगा, करोड़ों बार घुमाऊंगा। सारी अशुद्धि कहां इकट्ठी हो जाएगी? इस एंड पे इकट्ठी हो जाएगी। फिर मैं इसको यहां से क्या कर लूंगा? काट लूंगा। तो क्षेत्र बन रहे हैं। ये शुद्ध धातु का क्षेत्र, ये अशुद्ध धातु का द्रव क्षेत्र, ये अशुद्ध धातु का ठोस क्षेत्र। इसलिए इसका नाम क्या है? क्षेत्र परिशोधन, जोनल परिशोधन, मंडल परिशोधन। किसके लिए उपयोगी है ये? अर्धचालकों के शुद्धिकरण। अर्धचालक कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, बोरोन, इन सब के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है? अशुद्धि धातु की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ज्यादा विलय होती है। अर्थात द्रव धातु ज्यादा अशुद्ध, ठोस धातु कैसी होगी? शुद्ध होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट करना चाहोगे कि सीधे उसी में पढ़ लें? रुक जाओ, उसी में पढ़ लेते, सब कुछ उसी में लिखा हुआ। अगर समझ में आ जाएगा तो इसी से आ जाएगा। आ जाओ, जोनल परिशोधन, मंडल परिशोधन। यहां से यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक विलय होती है। इसे प्रावस्था नियम या प्रभाती क्रिस्टलन कहते हैं और इसी पर यह निर्भर करती है। क्या होता है सर प्रभाती क्रिस्टलन? पहले द्रव होगी, फिर ठोस होगी, फिर द्रव होगी, फिर ठोस होगी। द्रव में अशुद्धि ज्यादा होगी, ठोस में अशुद्धि क्या होगी? कम होगी। आ जाइए, सबसे पहले समझना इसको। अशुद्ध धातु की छड़ के एक सिरे पर वलित गतिशील हीटर लगा दिया जाता है। समझ रहे बात को? हीटर को जब आगे सरकाया जाता है तो उसके साथ गलित क्षेत्र गति करता है। प्रावस्था नियम से समझा जा सकता है कि अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक मिले। छल्ला आगे लेके जा रहे हैं, जहां जहां गलित है वहां वहां अशुद्धि है। जैसे जैसे हीटर आगे की ओर चलता है शुद्ध धातु गति गलित होना चाहिए। गलित के बाद क्या हो जाती है? क्रिस्टलीकृत हो जाती है। मतलब आगे चला गया,
जहां वो है वहां अब कौन सी धातु हो गई? गलित अवस्था। और पीछे क्या छूट गया? तो पीछे जैसे इधर आगे गया, पीछे जो धातु की शुद्ध धातु वो क्या हो जाएगी? और अशुद्धि किधर चली जाएगी? समीपवर्ती जोन में चली जाती है। और ये पॉइंट नंबर 2 आया था CUET 2022 में। CUET 2022 में पॉइंट नंबर 2, गलित अशुद्धि कहां चली जाती है? समीपवर्ती क्षेत्र में चली जाती है। उपरोक्त प्रक्रम को कई बार दोहराया जाता है, इधर को समान दिशा में चलाया जाता है और अशुद्धि एक सिरे पर एकत्रित हो जाती है, जिससे काट कर क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। आ जाइए, यह किसके लिए उपयोगी है? ये अर्धचालकों के लिए उपयोगी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, ये तो हर बार पूछा गया है। कौन कौन से अर्धचालक हो गए? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम। कोई दिक्कत? आ जाइए, आगे चलते। अगली विधि कौन सी है? विद्युत द्वारा अपघटन। विद्युत द्वारा अपघटन। बस 2-5 मिनट का बात और है, अभी खत्म कर देंगे। विद्युत द्वारा अपघटन। विद्युत द्वारा अपघटन किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? ये सब काट देना, एनसीईआरटी ने सब हटा दिया। अब केवल क्या लिखा है? कॉपर व जिंक। विद्युत द्वारा अपचयन, विद्युत द्वारा शुद्धिकरण, शोधन किस किस के लिए होता है? कॉपर और जिंक के लिए। क्या होता है देखते हैं। कॉपर और जिंक के लिए। केवल किसके लिए हो रहा है? कॉपर और जिंक के लिए। विद्युत द्वारा शुद्धिकरण लगभग सभी धातुओं के लिए होता है। हुक विधि नहीं, आपको केवल क्या ध्यान रखना है? कॉपर और जिंक। अच्छा, आ जाइए, क्या होता है इसके अंदर, जल्दी से देख के लेते हैं। मिश्र फफोलेदार तांबा सुना था आपने? फफोलेदार तांबा का मैं क्या ले रहा हूं? एनोड। और शुद्ध धातु का क्या ले रहा हूं? कैथोड। बीच में क्या भर दिया है? कॉपर सल्फेट। क्या भर दिया है? कॉपर सल्फेट। अब मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहा हूं। क्वेश्चन पहला पूछा गया है CUET 2022 और 3 में। CUET 2022 और 2023 दोनों में कि विद्युत द्वारा शुद्धिकरण किसका होता है? कॉपर व जिंक का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एनोड बना होता है, किसका बना होता है? किसका बना होता है? कॉपर का। और कौन से कॉपर का? अशुद्ध कॉपर का क्या बना होता है? एनोड। और कैसा होता है? कैसा होता है? मोटा। अशुद्ध धातु का एनोड बना होता है और कैसा होता है? मोटा। शुद्ध धातु का क्या बना होता है? शुद्ध धातु का क्या बना होता है? कैथोड बना होता है। अब क्या होगा? ये अशुद्ध कॉपर है, धीरे धीरे क्या होगा? धातु कहां जाएगी? कैथोड की तरफ। विलियम की सारी धातु कहां चले गई? कैथोड पर। सारी धातु कहां चली गई? कैथोड। विलियम में कॉपर कम हो गया। अब कॉपर कहां आएगा? अशुद्ध से, एनोड से। एनोड से कॉपर विलियन में आएगा और विलियन से कहां चला जाएगा? धीरे धीरे ये पतला होता चला जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो पतला होता चला जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। यहां पर जितनी भी अशुद्धि है वो यहां जमा हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एनोड मड या एनोड प्लंक बोला जाता है। इसमें कौन कौन है? एजी है, एयू है, पीटी है, पीडी है। तो यहां आ जाइए, वापस से देखिए। विद्युत द्वारा शुद्धिकरण जब होता है तो उसमें एनोड किसका बनाया जाता है? अशुद्ध धातु का और मोटा। और कैथोड किसका बनाया जाएगा? शुद्ध धातु का और पतला बनाया जाता है। धीरे धीरे एनोड समाप्त हो जाएगा और किसमें बदल जाएगा? कैथोड में बदल जाएगा। तो सारी बात उधर लिखी हुई है। चलते हैं हम पर सीधा। ये काट दिया आपने यहां से। यहाँ पे केवल क्या लिखा है? कॉपर और
जिंक। आ जाइए, अशुद्ध धातु का क्या बना होता है? अशुद्ध धातु का क्या बना होता है? एनोड। कैथोड शुद्ध धातु की पतली शीट का बना होता है, जो विद्युत अपघट्य में घुलनशील धातु लवण विलयन लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध धातु एनोड से घुलकर कहां चली जाएगी? कैथोड पर। घुलनशील अशुद्धियां शोधन के पूर्ण होने के बाद में विलयन में चली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एनोड पंख या एनोड मड कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको? ये गलना शुरू हो गया है, सारा काम चला जाए उधर। इसमें जो अशुद्धि हो जाएगी कहां जाएगी? नीचे। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी की लाइनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, लाइन है सारे की सारी। तांबे का शोधन विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जाता है। अशुद्ध कॉपर का क्या बनाया जाता है? एनोड। और शुद्ध कॉपर का क्या बनाया जाता है? कैथोड। बीच में क्या भर दिया है? कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। इससे क्या होने वाला है? विद्युत अपघटन में वास्तविक परिणाम स्वरूप शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की ओर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित। एनोड का कॉपर +2 में बदलेगा और कैथोड पर जाकर वापस किस में बदल जाएगा? Cu में। और इस मड के अंदर जो मड है उसमें कौन कौन होता है? फफोलेदार कॉपर से अशुद्धि एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है, जिसमें कौन कौन होता है? एंटीमनी जानते हो कौन है? Sb। और कौन है? सेलेनियम। और कौन है? टेलुरियम। और कौन है? चांदी। और कौन है? सोना। और कौन है? इतनी अशुद्धि होती है और ये इतनी बहुमूल्य है कि शोधन की लागत इसी से निकल आती है। जो ये बाकी की चीजें निकल रही है, इसी को बेच के शोधन की लागत निकल आती है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, विद्युत द्वारा शुद्धिकरण अगर हम कर रहे हैं तो किसका करते हैं? ठीक है, किसका करते हैं? कॉपर और जिंक का करते हैं। कॉपर और जिंक का करते हैं। अच्छा, कॉपर जिंक का करते हैं तो विद्युत अपघटनीय सेल का निर्माण कर रहे हैं तो एनोड कैसा होता है? मोटा हुआ शुद्ध अशुद्ध धातु। और कैथोड कैसा होता है? अच्छा, एनोड प्लग जो होता है, जो गंदगी होती है, एनोड मड जो होता है, उसमें कौन कौन होता है? एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम। कोई दिक्कत? अगली विधि आ जाइए, वाष्प अवस्था परिशोधन। कौन सी विधि है? वाष्प अवस्था परिशोधन। वाष्प अवस्था परिशोधन लास्ट है, बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट और। वाष्प अवस्था परिशोधन ICAR 19, 20, 21, 22 जेड 2022 CUET 2021, 22, 23 इसमें आई वाष्प अवस्था परिशोधन। इसकी सेल्फी आपको बनानी है। उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद वाली जितनी भी चीज है वो केवल उपयोग है, वो आपको याद कर लेने हैं स्वयं। वो उपयोग आपको स्वयं याद करने, वो रटने वाली चीज है, वो आपको स्वयं याद करनी। आ जाइए, ये लास्ट विधि है आपकी, एक क्रोमेटोग्राफी है, वो मैं यहाँ समझा दूंगा। नहीं समझ में आए तो वहां जाना। क्रोमेटोग्राफी विधि आज दिन तक किसी भी एग्जाम में नहीं आई और ना पूछी जाती है, पढ़ जरूर लेना उसको, लेकिन ये विधि इंपॉर्टेंट है और इस विधि को आपको लिखना भी है और लास्ट विधि है। आ जाइए, कौन सी विधि है? वाष्प अवस्था परिशोधन। समझ लीजिए पहले इसको, फिर लिखना। अशुद्ध धातु की क्रिया ऐसे अभिकर्मक से कराते हैं जिससे केवल शुद्ध धातु क्रिया करती है, अशुद्धि क्रिया। शुद्ध धातु अभिकर्मक से क्रिया कर वाष्पशील यौगिक बनाती है, जो अधिकतम ताप या अत्यधिक ताप पर टूटकर पुनः किसमें बदल जाता है?
शुद्ध धातु और अभिकर्मक में बदल जाता है। कैसे, समझो इसको। अशुद्धि है और कौन है, शुद्ध धातु। हमने क्रिया कराई किससे, अभिकर्मक किससे क्रिया करेगा, शुद्ध धातु से। तो अशुद्धि क्या हो जाएगी, क्रिया नहीं करती और क्या हो जाती है, अलग। शुद्ध धातु और अभिकर्मक क्या बना लेते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, वाष्प अवस्था परिशोधन। उच्च ताप पर ये टूट जाता है और किस में बदल जाता है, तो वापस वाष्प अवस्था परिशोधन क्या है, अशुद्धि और किससे क्रिया करा रहे हैं, कौन क्रिया नहीं कर रहा है, क्या बन जा रहा है, अभिकर्मक बना लेगा शुद्ध धातु के साथ एक यौगिक। कौन सा यौगिक बनाएगा, इस वाष्प को क्या करोगे, जिससे क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, नोट कर लो। वाष्प अवस्था परिशोधन। टू एक्स पर भी आपकी क्लास बहुत स्लो लगती है भैया, डबल स्पीड में भी स्लो लग रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 क्लास है तो 3 में निमट जाएगी, फटाफट पढ़ लो। तो वाष्प अवस्था परिशोधन, पहले अभिकर्मक के साथ क्या बनेगा, वाष्पशील यौगिक, अशुद्धि क्रिया नहीं करेगी, फिर वाष्पशील यौगिक को और गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, टूट के क्या बना लेगा, शुद्ध धातु बना लेगा और अभिकर्मक अलग हो जाएगा। तो वाष्प अवस्था परिशोधन। स्लाइड चेंज कर दें, लिख लिया आपने, आ जाओ, सबने लिख लिया, ये बना लो सिद्धांत, नहीं क्या लिखो, अरे लिख लो बस, अब थोड़ा सा बच रहा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत, हल्का सा बच रहा। डन, सर कितना टाइम और लगेगा, बस खत्म 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 खत्म, अरे खत्म। इसके बाद मांड विधि है, नारकुल विधि है और बस खत्म।
बस खत्म, बस खत्म। भूख लग रही? नाश्ता करके आए थे? हम तो नाश्ता, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। बस ग्लास 2 हो गया, हो गया। वाष्प अवस्था परिशोधन पर 2 विधियां हैं। पहले मैं उसको समझा देता हूँ। वो विधियां वहां लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए दोनों विधियों को। आ जाइए, बहुत तसल्ली से समझना, क्योंकि दोनों विधियां बहुत जबरदस्त है। वाष्प अवस्था परिशोधन में 2 विधियां हैं। एक विधि है वन नारकल विधि और एक है मांड विधि। सीयूटी के हर पेपर में आई है ये, चॉइस को छोड़ दो। वन नारकल विधि, पहला क्वेश्चन, वन नारकल विधि किसके लिए? टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए। यही क्वेश्चन आता है, वन नारकल विधि किसके लिए? टाइटेनियम और जर्कोनियम। और मांड विधि किसके लिए है? निकल और मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम को हटा दो, केवल निकल। एनसीईआरटी ने केवल निकल दिया है, तो इसलिए केवल निकल। आ जाइए, इसमें अभिकर्मक कौन होता है? आयोडीन। जर्कोनियम या टाइटेनियम आयोडीन के साथ क्रिया करता है और जर्कोनियम टेट्राहाइड्रेट बना लेता है, और फिर वापस इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये वापस हट जाएगा और आपको शुद्ध जर्कोनियम मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है वन नारकल विधि किसके शुद्धिकरण की विधि है? टाइटेनियम और जर्कोनियम के। और इसमें अभिकर्मक कौन सा होता है? आयोडीन। बस ये चीज महत्वपूर्ण है। मांड विधि कौन है? निकल के शुद्धिकरण की विधि। और इसमें अभिकर्मक कौन होता है? कार्बोन। कोई दिक्कत? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल। तो आपके नोट्स में आ जाते हैं सीधे यहां से। कौन कौन सी विधियां होंगी? वाष्प अवस्था परिशोधन, पहली विधि कौन सी है? निकल शोधन की मांड प्रक्रम। मांड प्रक्रम में निकल और कार्बोनिल, निकल टेट्रा गरम करोगे किस में बदल जाएगा? शुद्ध धातु में बदल जाएगा। वन नारकल विधि किसकी? जर्कोनियम और टाइटेनियम के शोधन की कौन सी विधि है? वन नारकल विधि। वन नारकल विधि में जो अभिकर्मक है कौन है? गरम करोगे किस में बदल जाएगा? जर्कोनियम। कोई दिक्कत? तो यहां ये लेसन ऑफिशियली समाप्त है। 2 चीजें और दी हुई आपको। वर्ण आलेखन कभी नहीं आया, रीडिंग आप स्वयं मारेंगे। उसके पीछे वाला पेज उपयोग वाला, वो सीयूटी 2023 में पूछा गया था, तो उसमें सीयूटी 2023 लगा देना। क्या है उस पेज के अंदर? ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। इस वाले पेज की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पीतल क्या होता है? जर्मन सिल्वर क्या होता है? अच्छा, ढलवा लोहा काम आता है। अब ये सीधे रटने वाली चीजें हैं कि ढलवा लोहा स्टोव बनाने में, रेलवे के स्लीपर में, गटर के पाइप बनाने में, खिलौने बनाने में।
वहां काम आता है। अब इसको लिखने की तो जरूरत नहीं, लिखा हुआ है, आपको रट लेना है ये चीज। ठीक है बेटा, आज की स्टोरी ठीक।